आज हम लोग गणित का एक नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे जो भी ले लीजिए। और हमारा ये जो पठन पाठन है ये मूलतः आपके किसी भी राज्य के टीईटी, सीटेट तथा अन्य वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उस पर आधारित रहेगा। ठीक है, हर जगह पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वनडे एग्ज़ाम में ख़ास करके लगभग 1 या 2 सवालें, और टेट सीटेट में तो ख़ास करके ज़्यादातर सवालें आती हैं इसमें। तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है गणित का वह है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इंग्लिश में से नंबर सिस्टम कहेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम में हम लोग खास कर जो देखेंगे नंबर होते क्या है, इन्हीं नंबर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ाते हैं हम लोग चर्चा अपने। तो अगर देखें हम लोग संख्या क्या होती है, या हम संख्याएं कर लें इसको। तो जो संख्याएं होती हैं वो अगर वर्गीकरण किया जाए उनका तो 2 तरह से होती हैं। एक तो वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इन्हें हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं और काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस के बाहर हैं, तो इसमें हमें चर्चा नहीं करनी है। हमारा जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो होगा वास्तविक संख्याएं। तो हमें कुल मिलाकर यही पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। तो हमें इन्हें जानना होगा। हमारे सिलेबस में वास्तविक संख्याएं ही आती हैं। इनमें इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये कितने प्रकार के होते हैं इनके, और विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इन्हीं को हमें देखना है। तो हम लोग वास्तविक संख्या पर चर्चा करेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, देखते हैं हम लोग क्या होती है। वास्तविक संख्याओं को हम लोग पुनः अगर वर्गीकरण करें, वर्गीकरण का कई आधार है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे मूलतः तो 2 वर्गीकरण करेंगे तो 2 भागों में बांट पाएंगे इनको। एक तो हो जाएगा हमारी परिमेय संख्याएं, और दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याएं, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं देखते हैं हम लोग। इसकी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें तथा हर शून्य न हो व अंश व हर दोनों पूर्णांक हों। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि पूर्णांक क्या होता है, तब जाके हम लोग जान पाएंगे कि ये रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं आगे। अब पूर्णांक को जानने से पहले हम लोग जान लेंगे कि वास्तविक संख्याएं का और क्या क्या वर्गीकरण हो सकता है। तो वास्तविक संख्या दरअसल होती क्या है, संख्या रेखा पर हम लोग जितने भी संख्याओं को लिखते हैं, संख्या रेखा क्या है देख लेते हैं। संख्या रेखा पर मध्य पर कोई बिंदु होगा जिसे हम शून्य बोलेंगे। उसके दाहिनी तरफ
हम लोग सभी धनात्मक संख्याओं को लिखेंगे और दाहिनी तरफ न चल के इस बार बाईं तरफ चलते हैं तो सारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, सारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। अब यहाँ पर एक बात हमें स्पष्ट कर लेनी है कि जो लाइन है, रेखा, रेखा को बनाने के लिए न्यूनतम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। 2 बिंदु चाहिए। देख लीजिए, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, कहीं पे भी, ठीक। अब इसको अगर हम मिला देते हैं किसी भी तरह से, चाहे इस रास्ते से आए हम इसको मिला दें, चाहे और कोई रास्ता पकड़ लें और कैसे भी घूमते हुए हैं, तो 2 बिंदुओं को मिलाने के लिए यहाँ पर कई सारे रास्ते हैं हमारे पास उपलब्ध। तो अगर ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा हम देखें तो पाते हैं कि जो न्यूनतम दूरी वाली, न्यूनतम लंबाई वाली जो रेखा है, अगर इस बिंदु को हम मान ले कैपिटल ए और इसको मान ले कैपिटल बी, तो यहाँ पर हम पा रहे हैं अगर ए और बी की न्यूनतम दूरी हम ले रहे हैं तो हमें ये सीधी रेखा मिल रही है, एकदम सीधी। लेकिन अगर ये रास्ता सीधी वाला ना लेकर, एकदम न्यूनतम वाला ना लेकर हम और कोई भी लेते हैं तो हमारी रेखा जो आ रही है वो टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि रेखा जो है 2 तरह की होती है। एक होती है सरल रेखा और दूसरी होती है वक्र। सरल को हम लोग ऋजु भी कहते हैं, इसे हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। रेखा का वर्गीकरण अगर किया जाए तो 2 भागों में आ गया, एक हो गया सरल, दूसरा हो गया वक्र। तो सरल को हम लोग ऋजु भी बोलते हैं, सीधी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग स्ट्रेट बोल देते हैं। वक्र को बोलते हैं क्या? वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, अभी हमने देखा ही था टेढ़ा मेढ़ा। इंग्लिश में बोलेंगे कर्व्ड, कर्व्ड, ठीक। तो रेखा हो गई हमारी 2 तरह की। एक तो सरल रेखा है, इसका उदाहरण जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये जो हमारी संख्या रेखा है ये सरल रेखा या ऋजु रेखा या सीधी रेखा हम इसको बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। और ये क्या है? वक्र रेखा, वक्र रेखा यानी कर्व्ड लाइन। ये ऐसे ऐसे किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है। 2 बिंदु को मिला रहे हैं तो ये और ये सीधी रेखा, सीधी रेखा हमारी, अगर एक बिंदु यहाँ है दूसरा बिंदु यहाँ है तो इसको हम मिला देते हैं तो हमारी ये सीधी रेखा हो गई, ठीक। तो ये जो वक्र रेखा है, यहाँ पर हमारा ये विषय वस्तु नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, अतः हम लोग इसको ना पढ़ के इससे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो संख्या रेखा है वो एक सरल रेखा, ऋजु रेखा या सीधी रेखा बोल सकते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन हम लोग बोलेंगे इसको। तो हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर हम ये समझ पाए कि किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है, या एक रेखा को बनाने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। न्यूनतम हमने बोला है, अधिकतम नहीं बोला है। अगर हम आपसे पूछें कि संख्या रेखा पर कोई भी 2 बिंदु ले लें, हम कोई 2 बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए एक बिंदु हमने ले लिया ये 1 और दूसरा बिंदु हमने ले लिया 4, तो 1 से 4 के बीच में अगर हम लोग इसको काट कर यहाँ पर इस रेखा के खंड को, टुकड़े को अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पे हो गया 4, और ये सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो सरल रेखा खंड हो जाएगा। तो हम पूछे तो क्या इसके बीच में कोई गिन सकता है कितने बिंदु हैं? यहाँ हम 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, तो शायद कोई नहीं गिन सकता। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये एकदम सतत रूप से लगातार दिख रहा है, कहीं पर हम गिन नहीं सकते, इतने पास पास हैं ये कि हम गिन ही नहीं सकते कि कितने बिंदु हैं। 1 और 4 के बीच में छोड़िए, हम इसको मिटाकर हम चले आते हैं 3 पर। अब कोई कहे 1 और 3 के बीच में कितने हैं, तो बिंदुओं की संख्या हम फिर से नहीं बता सकते हैं कितने बिंदु हैं। तो अगर हम फिर और पास चले आते हैं, इधर से 1 को हटा दिए, यहाँ पर 2 ही रहने दिए। अगर हम पूछे आपसे कि 2 और 3 के बीच में कितने बिंदु होते हैं, तो भी शायद आप नहीं बता पाएंगे, हम भी नहीं बता पाएंगे कितने होते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि संख्या रेखा पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य कितने बिंदु होते हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते मतलब गिन नहीं सकते, ठीक है। अगणनीय है, बिंदुओं की संख्या क्या है, अगणनीय है, मतलब हम लोग काउंट नहीं कर सकते। यानी ये संख्या में कितने हैं अगर पूछा जाए तो असंख्य है, या अंग्रेजी में कहें तो इनफाइनाइट। मतलब यहाँ से एक बात हमें ये समझ में आई कि संख्या रेखा पर कोई भी 2 बिंदु हम ले लेते हैं तो उनके मध्य कितने बिंदु हैं हम लोग नहीं गिन सकते। और हमने अभी पढ़ा कि संख्या रेखा पर अगर हमें रेखा बनाना है तो किन्हीं 2 बिंदुओं को अगर हम लेते हैं तो उनको मिला देंगे तो वो रेखा बन जाएगा, या रेखाखंड हम बोल सकते हैं उसको, अगर उसका छोर निश्चित है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 तक लिया गया है तो न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है रेखाखंड बनाने के लिए। अब वो रेखाखंड कितना भी छोटा होगा उसमें 2 से ज़्यादा ही बिंदु होंगे, लेकिन हम गिन नहीं सकते कि कितने बिंदु हैं, 2 है, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, हम नहीं गिन सकते। इसलिए हम पूछेंगे कि अगर आपसे कि संख्या रेखा पर कितने बिंदु होते हैं किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य, तो असंख्य होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 बिंदुओं के मध्य असंख्य बिंदु हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक बिंदु एक संख्या को निरूपित करता है, एक संख्या को दिखाता है। जैसे ये वाला बिंदु 1 को दिखा रहा है, ये वाला बिंदु 4 को दिखा रहा है, ऐसे 2 को ये दिखा रहा है, 3 को ये दिखा रहा है। इनके बीच में जितने भी बिंदु हैं किसी न किसी संख्याओं को दिखा रहे हैं। मतलब कि 2 बिंदुओं के मध्य असंख्य बिंदु हैं, तो 2 संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होंगी, असंख्य संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, असंख्य संख्याएं होंगी, ठीक। अगणनीय, हम लोग गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर होंगे। मतलब 2 बिंदु कहा जाए या फिर 2 संख्याएं कही जाए, ठीक है। अब वो संख्याएं चाहे परिमेय हो सकती हैं या अपरिमेय होंगी, ठीक। अभी इस पर चर्चा होगी आगे ये क्या होता है परिमेय और अपरिमेय। लेकिन 2 बिंदु कोई भी हो या 2 संख्या कोई भी हो, उनके मध्य कितनी संख्याएं या कितने बिंदु पाए जाएंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा, असंख्य संख्याएं या असंख्य बिंदु पाए जाते हैं। या आपसे कोई पूछ ले 2 संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो असंख्य संख्याएं। 2 संख्याओं के मध्य कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो भी अपरिमेय। या आपसे प्रश्न कर लीजिए 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो भी असंख्य अनंत हम लोग बोलेंगे, असंख्य या अनंत बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक। तो 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी अपरिमेय संख्या अगर कोई पूछ रहा है तो भी अनंत बोलेंगे। 2 अपरिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो भी अनंत बोलेंगे, क्योंकि हम लोग गिन नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, बहुत ही पास पास है, एकदम नज़दीक, इतने नज़दीक कि हम लोग देख नहीं सकते इसको, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमें जानना था कि पूर्णांक क्या होता है। यहाँ पर पूर्णांक हम लोग अगर इस संख्या रेखा पर से इन बिंदुओं को अगर कलेक्ट कर लें, एक साथ रख लें, मतलब यहाँ शून्य रख लिया, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव साइड में चले जाएंगे और इधर पॉजिटिव साइड में, तो ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे पूर्णांक संख्याएं कितनी होती हैं,
तो हम भी बोलेंगे अनंत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अनंत ये हमारी संख्या रेखा इधर धनात्मक दिशा में बढ़ती ही जा रही है और इधर इस एरो का मतलब होता है कि ये ऋणात्मक दिशा में बढ़ते ही जाएंगे, जितना भी दूर हम चाहें उतनी दूर बढ़ सकती है। तो पूर्णांक अगर कोई पूछे आपसे कितने होते हैं तो अनंत होते हैं, क्योंकि इनको गिनना भी असंभव है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई पूछ लिया आपसे सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, अगर आपसे कोई पूछ लिया, ठीक है, धनात्मक साइड में अगर हम चलते हैं तो धनात्मक कोई कहा 99 है तो उसमें एक और जोड़ दो, हो गया 100। अगर 100 है तो उसमें एक और जोड़ दो तो आ जाएगा 101। तो क्या हम सबसे बड़े धनात्मक पूर्णांक के बारे में सोच सकते हैं या जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ संख्या में अनंत है, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी को हम ज्ञात नहीं कर सकते, उसकी ऊपरी सीमा तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर हम पूछें सबसे छोटी या ऋणात्मक, सबसे ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो इधर देखिए संख्या रेखा पर हम लोग चलते हैं, इधर -1 है, उससे छोटा -2 है, उससे छोटा -3 है। एक बात और यहाँ देख लीजिए कि संख्या रेखा पर जब हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं तो हमें संख्याएं बढ़ती हुई मिल रही हैं, जैसे 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। तो इधर से इधर हमें बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा, ठीक है ना, आरोही क्रम रहेगा। ठीक है, आरोही, आरोही को अंग्रेजी में कहते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और इसका मतलब ये हुआ कि 0 के दाहिने जो भी संख्याएं आएंगी उससे बड़ी रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 0 में कौन बड़ा होगा, तो -1 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि -1 के दाहिने क्या है, 0 है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम उल्टा चलते हैं तो देखिए इधर से उल्टा चलते हैं तो यहाँ 4, फिर इधर 3, इधर 2, इधर 1, फिर 0 -1। 4 से कम होता है 3, उससे कम होता है 2, उससे कम होता है 1, उससे कम होता है 0, उससे कम होता है -1, उससे कम होता है -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये घट रही है, संख्याएं हमारी घट रही हैं, तो ये अवरोही है, अवरोही है संख्या, अवरोही क्रम आ रहा है इनका। ठीक है, डिक्रीजिंग बोलेंगे इसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम संख्या रेखा पर दाएं से बाएं चलेंगे तो हमें संख्याएं घटते हुए क्रम में मिलेंगी। तो 0 से छोटी -1, -1 से छोटी -2, -2 से छोटी -3, -4, ऐसे जाएंगे तो हमें सबसे छोटे पूर्णांक मिलते जाएंगे, तो वो भी ऋणात्मक में। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, कोई बता सकता? अगर कोई कह रहा है -9999, तो उसमें एक और घटा दीजिए तो हो जाएगा -1000। तो इसी तरीके से हम लोग घटाते चले जाएंगे तो हमें छोटी छोटी और छोटी पूर्णांक मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटी पूर्णांक हम नहीं बता सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि पूर्णांक कितने होते हैं, अनंत, तो जब हमने अनंत बोल दिया तो सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते, सबसे बड़ा पूर्णांक भी नहीं बता सकते हम लोग। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो हम पूर्णांक जान चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक के आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हमारी जो वास्तविक संख्याएं थी, हमारी वास्तविक संख्याएं, इनको हमने 2 भागों में बांट दिया था। वास्तविक संख्याएं दरअसल संख्या रेखा पर स्थित जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, और इनका वर्गीकरण हमने किया था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के रूप में। तो देखते हैं क्या होता है। इसको हमने बांट दिया था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो परिमेय संख्या हमने बोला जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में रहती हैं और हर हमारा 0 ना हो, तथा अंश व हर दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो। तो पूर्णांक के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक, अच्छा हम देख लेते हैं यहाँ पर ये ऐसा क्यों कहा गया कि हर जो हमारा पूर्णांक ना हो। चलिए देखते हैं हम लोग, अंश बटे हर के रूप में कोई भी संख्या लिखते हैं हम लोग और समझते हैं क्या मतलब होता है इसका। ठीक, चलिए हम लिख लेते हैं कोई संख्या, जैसे हमने लिख लिया 3/4। इसका क्या मतलब हुआ,
समझ लेते हैं। 3/4 का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास मान लेते हैं एक काल्पनिक स्थिति है कि 3 रोटी है और 4 व्यक्तियों में इसको बांटना है। ठीक, 3 रोटी है, 4 व्यक्तियों में बांटना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मान लेते हैं हमारे पास 1 रोटी है, उसको 2 लोगों में बांटना है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी अंश बटे हर के रूप में है। अब मान लेते हैं हमारे पास 15 रोटियां हैं और 5 लोगों में बांटना है। ठीक, मान लेते हैं 20 आम हैं, 4 लोगों में बांटना है, ये भी समझ में आ रहा है। 14 आम है, 7 लोगों में बांटना है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास 5 टॉफ़ियाँ हैं और उसको 0 लोगों में बांटना है, तो क्या यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम 14/7 की बात करते हैं तो 14 वस्तुओं को 7 लोगों में बांटना है, समझ में आ रहा है। 20 वस्तुओं को 4 लोगों में बांटना है, समझ में आ रहा है। 15 वस्तुओं को 5 लोगों में बांटना है, समझ में आ रहा है। किसी एक वस्तु को 2 लोगों में बांटना है, ये भी समझ में आ रहा है। 3 वस्तु को 4 लोगों में बांटना है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन वस्तु तो 5 हैं और लोग क्या है हमारे पास? ठीक है, लोग क्या है हमारे पास? है ही नहीं। 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। लोग हमारे पास है ही नहीं, तो वस्तु का बंटवारा हम करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो किसी भी वस्तु को अगर कोई लेता है तो कम से कम, जैसे अगर हमारे पास 2 रुपये हैं तो 1 लोगों को देना है तो हम तो दे सकते हैं ना उनको। ठीक, तो न्यूनतम कम से कम किसी वस्तु को देना है तो कम से कम 1 लोग होने ही चाहिए हमारे, 1 व्यक्ति तो होना ही चाहिए हमारे पास, ताकि वो पा सके। अगर जब व्यक्ति ही नहीं होंगे हमारे पास तो हम उसको किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे। ठीक, तो इसीलिए हमने जो परिमेय संख्या देखी है, वो परिमेय संख्या हमने जो देखा उसमें अंश बटे हर लिखा हमने, और हर को 0 नहीं होगा ऐसा बोला हमने। ठीक, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हर 0 हो जा रहा है तो हमारा जो अंश बटे हर है ये अपरिभाषित हो जा रहा है। अपरिभाषित का मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट शब्द यूज होता है इसके लिए, इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है फिर से इसको एक बार, कि हम लोग कर लेते हैं फिर से। 10 व्यक्ति हैं, 2 लोगों में बांट सकते हैं। 10 वस्तु है, 2 लोगों में उसको बांटा जा सकता है। कोई भी वस्तु हो सकती है, हमारी टॉफ़ी हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, रोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 10 वस्तु है, 1 लोगों में बांटा जा सकता है। 10 वस्तु है, 100 लोगों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 1000 लोगों में हम बांट सकते हैं। लेकिन 10 वस्तु को हम क्या 100 लोगों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। ठीक, समझ में आया? इसका एक मतलब ये भी हुआ कि देखिए, अगर 10 वस्तु है, 1 लोगों में बांटा जा रहा है, ठीक है। 10 वस्तु है, 2 लोगों में बांटा जा रहा है, तो भी ठीक है। 10 वस्तु है, 100 लोगों में बांटा जा रहा है, तब भी ठीक है। ठीक, मतलब यहाँ जो हर है, अगर हम 100 से इसको कम कर दिए 2, और 2 से कम करके 1 कर दिए, तो क्या हुआ? देखिए, अगर 10 वस्तु है, 100 लोगों में बटेगा तो लोगों को क्या मिलेगा? कम मिलेगा ना, थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना। ठीक, किसकी अपेक्षा? कि अगर 10 वस्तुओं को 2 लोगों में बांटें, है ना, जो वस्तु सेम वस्तु है, ठीक है ना, 10 है, इसमें 10 वस्तु है, यहाँ पे 10 वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे 100 लोगों में बांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन अगर 10 ही वस्तुओं को अगर 2 लोगों में बांटा जाए तो इनकी अपेक्षा तो ज़्यादा मिलेगा, है ना। लेकिन अगर 10 वस्तु को केवल एक ही व्यक्ति में दे दिया जाए, उसी को दे दिया जाए, तो इन दोनों की अपेक्षा उसमें ज़्यादा होगा ना, है ना। इसका मतलब हम पा कह रहे हैं कि हमारी जो ये परिमेय संख्या है अंश बटे हर के रूप में जो लिखी हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या से छोटी आ रही है। क्यों? क्योंकि 10 वस्तुओं को 100 लोगों में बांटने पर वो छोटा छोटा हो जाएगा हिस्सा,
और 10 वस्तुओं को 2 लोगों में बांटेंगे तो हिस्सा बड़ा रहेगा। 10 वस्तुओं को 2 लोगों में बांटेंगे तो एक व्यक्ति को 5 और दूसरे व्यक्ति को भी 5-5 मिलेगा, ठीक। और 10 वस्तुओं को अगर 100 लोगों में बांटेंगे तो एक व्यक्ति को 0.1 और मतलब सभी व्यक्तियों को 0.11 हिस्सा मिलेगा, 0.1 प्रति व्यक्ति। जबकि यहाँ पर 5 वस्तु प्रति व्यक्ति मिल रहा है ना, ठीक। और यहाँ देखेंगे तो 10 वस्तु प्रति व्यक्ति आ गया ना, ठीक। एक व्यक्ति को 10 वस्तु, एक व्यक्ति को 5 वस्तु और एक व्यक्ति को 1 वस्तु नहीं 0.1 है, मतलब एक वस्तु का 10वां भाग मिल रहा है, ठीक ना। मतलब अगर ये 10 रुपये है तो एक व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 10 पैसे मिलेंगे 100 लोगों में बांटने पर, ठीक ना। तो और हम हर को और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने छोटा किया 0, क्योंकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है कि अंश बटे हर, हम लिखेंगे अंश बटे हर, और हर क्या हो, शून्य ना हो, और अंश और हर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो 100 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, ठीक है ना। शून्य भी पूर्णांक है। अब जब शून्य को पूर्णांक रखते तो यहाँ से परिभाषा बनती नहीं है, ये हमारी परिभाषा के बाहर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर विभाजन संभव नहीं है। वस्तुएं 10 हैं, व्यक्ति एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम उसको किसको देंगे, कोई लेने वाला नहीं है, तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने परिमेय संख्याओं की परिभाषा में देखा कि अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्याएं होंगी, और हर हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, और अंश और हर पूर्णांक होना चाहिए, तब तो वो इस तरह की संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या है, ठीक। जहाँ पर शून्य होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। अपरिभाषित, कहीं कहीं पे इसको अनंत भी बोल दिया जाता है कि इनका भागफल क्या आएगा, अनंत आएगा। अनंत का अर्थ होगा यहाँ पर अज्ञात, ठीक है। चूँकि हम परिभाषा बना नहीं पा रहे हैं उसकी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट, अनंत या अपरिभाषित बोल देते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाए कि हमारी जो परिमेय संख्याएँ हैं वो अंश बटे हर के रूप में रहेंगे, और अंश और हर पूर्णांक होगा, लेकिन हर शून्य नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक